Hello everyone. So today I have come here with another video which is based on phrases and clauses. See, in the previous videos we have learnt about sentence and its kinds. And then we learnt about subject and predicate which are the parts of a sentence. So in this series I have included phrases and clauses because सेंटेंस को पढ़ने के बाद phrases and clauses को समझना easy हो जाता है. And these phrases and clauses, their types, they are very important from the point of view of competitive exams. So आप पूरे attention के साथ इन्हें देखिए और केवल यही वीडियो नहीं होगी इसके ऊपर, इसके अलावा और भी वीडियो होगी जिसमें आप phrases and clauses को डिटेल में पढ़ेंगे. So here we go with the concept web. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट वेब में फ्रेज एंड क्लॉज दोनों को डिफाइन किया हुआ है. सो लेट्स गो फर्स्ट विद फ्रेज. इट्स नॉट अ फुल सेंटेंस. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट इज़ नॉट अ फुल सेंटेंस. इट डजंट मेक फुल मीनिंग. और दूसरी बात ये भी है, अगर ये फुल सेंटेंस होता तो हम इसे फ्रेज ही क्यों बोलते. तो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट्स नॉट अ कंप्लीट थॉट. मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, नियर द विंडो, yeah, in front of my house, or under the sky, and near the bridge. These are the examples of phrases. And it can have subject or verb or neither. या इसमें सब्जेक्ट हो सकता है जो नाउन की फॉर्म में होता है, या फिर इसमें वर्ब हो सकती है, या प्रेडिकेट. मतलब प्रेडिकेट तो नहीं कहूँगी मैं, प्रेडिकेट तो होता ही नहीं है इसमें, लेकिन वर्ब हो सकती है, या फिर एक या इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, नियर द विंडो, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे विंडो क्या है, नाउन है. या इन फ्रंट ऑफ, इसमें तो कुछ भी नहीं है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज. और इसके कुछ टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रपोजिशनल फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस एंड वर्ब फ्रेजेस. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेज पार्ट के, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है. एंड देयर विल बी two another videos in which we will focus on types of phrases and types of clauses only. कुछ examples होंगे जिन्हें हम one by one solve करेंगे. We will find out which kind of phrase or which kind of clause it is, और यही आपसे पेपर में पूछा जाता है. Then we come towards the clause. It has a subject, it has a verb, means ये कहाँ जा रहा है, sentence की तरफ. लेकिन ये भी sentence नहीं है पूरी तरह से. इट कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन क्या आ रही है क्लॉज की. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट इट डजंट मेक फुल सेंस ऑलवेज. ऑलवेज आप ध्यान रखिए, ये सेंस भी बना सकता है कंप्लीट सेंस सिंपल सेंटेंस की तरह, या फिर ये नहीं भी बना सकता है. तो इसी पे बेस्ड क्लॉजेस को दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है. एक है इंडिपेंडेंट, जो कि अपने आप में ही कहता है कि मैं अकेले एग्जिस्ट कर सकता हूँ, और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको सबॉर्डिनेट भी कहते हैं. तो मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट होता है. सो लेट्स सी. यहाँ पे आपको देखना है, कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेजेस एंड विच आर क्लॉजेस. सो यहाँ पे अगर हम देखें, इन माई रूम, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज. देन द कैट went under the bed, it is example of clause. until next week, ये phrase है, आप समझ सकते हैं. quickly walking to the store, quickly walking to the store. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कहाँ है, quickly walking to the store. तो ये तो क्लॉज की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ये फ्रेज है. yet they tried, ये छोटा बेशक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दे है. दे सब्जेक्ट का काम करेगा, प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ट्राइड यहाँ पे वर्ब भी लगी हुई है, तो ये क्लॉज है. तो मैंने आपको वाई भी बता दिया कि वाई इट्स अ क्लॉज, एंड क्विकली वॉकिंग टू द स्टोर, वाई इट इज फ्रेज. अंटिल नेक्स्ट वीक, वाई इट इज फ्रेज, फ्रेज है ये. Next, we come to the definition of phrases and clauses, although I have told you earlier too, but we will go through it again. First is phrase. It is a group of related words that does not contain a subject and verb and is used as a part of speech. For example, his car was there in front of the house. In front of the house. तो आप देख सकते हैं in front. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो words use हुए हैं, in front of. तीन वर्ड्स यूज हुए हैं, इन फ्रंट ऑफ. तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, ना ही इसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये फ्रेज है. देन
यूज कैसे किया जा रहा है इसे? एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. देन कम्स क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और सेंटेंस बाय इटसेल्फ. तो मतलब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है या अपने आप में सेंटेंस भी हो सकता है. तो ये काफ़ी नज़दीक है सेंटेंस की डेफिनेशन के. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ शी विल नॉट लिसन टू मी शी माइट फेल इन द एग्जाम. सो आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो सेंटेंस मैंने बोला या क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है. इफ़ शी विल नॉट लिसन टू मी, if she will not listen to me carefully, for example, if she will not listen to me carefully she might fail in the exam. मतलब हम उसे समझा रहे हैं, अगर वो नहीं समझ रही है, अगर वो नहीं सुनती है मेरी बात को, फेल हो सकती है एग्जाम में. तो आप देखिए कि आधा सेंटेंस जो है इसका, सेंटेंस नहीं कहूँगी क्योंकि ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा कहना, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. इफ शी विल नॉट लिसन टू मी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? शी माइट फेल इन द एग्जाम. ये दोनों मिलके पूरा बना रहे हैं. लेकिन आप दूसरे वाले को देखिए, शी माइट फेल इन द एग्जाम, ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं. क्योंकि अगर मैं कहूँ शी माइट फेल इन द एग्जाम, ये सेंस बना रहा है अपने आप में. सो ये दो तरह के क्लॉजेस हैं. तो जो क्लॉजेस हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो मतलब वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर डिपेंडेंट हैं तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स थिंक अबाउट इट. देयर आर द डेफिनेशंस ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. A phrase is a group of related words that is used as a part of speech and does not contain both a subject and a verb or a predicate. हम कह सकते हैं. A phrase cannot stand alone as a sentence. A clause has both a subject and a verb, और आप कह सकते हैं a clause has both a subject and a verb. And a clause can stand alone as a sentence if it is an independent clause. So here are the answers, but I have told you earlier. So if you want to understand again, you can watch again from the starting. Next, प्रपोजिशनल फ्रेजेस. प्रपोजिशन का जो काम है वही काम ये करते हैं, और ये हमेशा बिगिन करते हैं एक प्रपोजिशन से. तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा गया इनके बारे में. इट्स नॉट अ कंप्लीट थॉट. फ्रेज है तो कहाँ से कंप्लीट थॉट बनाएगा? यूज टू हेल्प मॉडिफाई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो इसका काम ही है मॉडिफाई करना, एंड इट बिगिन्स विद द प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ. तो मैं बार बार वही एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपको याद रह जाए. नियर द विंडो. ओके, सो दीज आर कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेजेस. प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं. इन फ्रंट ऑफ, इन इसमें प्रपोजिशन है, और नियर अगेन इट इज प्रपोजिशन. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फ्रेजेस. एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो हम यहाँ देख सकते हैं शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. ब्यूटिफुल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव हियर. और अगर मैं कहूँ दिस रेड एप्पल इज़ वेरी डिलिशियस, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड एप्पल को ही मैं अगर देख लूँ तो वो एक फ्रेज है, ठीक है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है. Then an adverb phrase is a propositional phrase that is used to modify a verb or other adverb. तो adverb का काम क्या होता है? हमने देखा है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि adverb हमें बताता है कि कोई एक्शन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ डांसिंग ग्रेसफुली, और ही इज़ टॉकिंग स्लोली. और उसके अलावा ये तो हो गया कि कोई काम मैनर आ गया कि कैसे हो रहा है, अब कहाँ हो रहा है. शी इज़ गोइंग देयर, ही इज़ गोइंग देयर. और उसके अलावा हो सकता है कि कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है. शी विल कम टुडे. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब. तो एडवर्ब फ्रेज का काम भी यही है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि शी इज़ डांसिंग ग्रेसफुली, तो मैंने अगर कह दिया शी इज़ डांसिंग इन अ ग्रेसफुल मैनर, तो ग्रेसफुल मैनर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या बन गया? एक एडवर्ब फ्रेज बन गया. एंड डोंट वरी, अभी आप सिर्फ ये समझिए कि एडजेक्टिव फ्रेज का काम एडजेक्टिव के जैसे काम करना है, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब के जैसे काम करता है. बाकी जो मेन काम है वो बाकी वीडियोस में हम करेंगे. नाउन एंड वर्ब फ्रेज, तो जैसे कि नाउन से ही समझ में आता है संज्ञा. तो नाउन का काम क्या है? किसी के बारे में बताना कि कौन.
नाउन संज्ञा है, कौन, किसके बारे में बात की जा रही है, तो नाउन फ्रेज भी वही कहता है। लेकिन बस यहाँ पे ये होगा कि एक वर्ड की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, एंड वर्ब फ्रेज वर्ब के जैसे काम करेगा, एंड यू विल लर्न देम लेटर। नाउ वी कम टू द क्लॉजेस। जो क्लॉज का मीनिंग है वो मैंने पहले भी बताया था। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट contains a subject and verb, and there are two types of clauses, independent and dependent. So here you can see their meaning also. तो हमें वैसे भी पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप अकेले कंप्लीट थॉट बना सकता है, अकेले स्टैंड कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो बिल्कुल उल्टा है, वो इंडिपेंडेंट के जैसा नहीं है। और इनको जोड़ने के लिए कुछ सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें से एक इफ़ भी है, जिसका यूज़ मैंने अपने एग्जाम्पल में किया था। इफ़ शी विल नॉट लिसन टू मी शी माइट फेल इन द एग्जाम। सो डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में यहाँ पे लिखा है कि इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, इट स्टार्ट्स विथ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ पे है। For example, after, although, as if, as though, because, before, so many examples are there. तो मैं इनमें से कुछ को यूज़ कर लेती हूँ। For example, she will not listen to me until I tell her bluntly. तो मतलब जब तक मैं उसे ब्लंट वे में ना बोलूँ तब तक वो नहीं समझेगी। तो until इज द एग्जाम्पल ऑफ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हियर, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रही है। until जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके अलावा whenever और wherever, I would go wherever I like to go. So I would go और I will go wherever I like to go. तो यहाँ पे wherever दो clauses को जोड़ने का काम कर रहा है। So इसी तरह से आप देख सकते हैं whom भी है, whose है। तो इसके लिए एग्जाम्पल ये हो सकता है कि whom का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। This is the boy whom I met yesterday. This is the boy whom I met yesterday. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। देखो सोचो, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, सॉरी ये तो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। दिस इज द बॉय whom I met yesterday. I met yesterday. So ये जो क्लॉजेस है पहला और दूसरा, इनको जोड़ने का काम कर रहा है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है whom। और whose का एग्जाम्पल हो सकता है दिस इज द बुक, नहीं whose का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है। whose के लिए हो सकता है दिस इज द गर्ल whose father has died. Sorry, I have taken a very bad kind of example, but I have to tell you the meaning. So this is the girl whose father has died. So यहाँ पे whose क्या काम कर रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है दोनों क्लॉजेस को, तो इसको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। और बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हम इसके बाद करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। सो लेट अस रैप अप। फ्रेज कैन or phrases contain either a noun or a verb or neither, and are not complete thoughts, they cannot stand alone, it acts as another part of speech. Independent clause, तो मुझे लगता है कि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इनकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप बाकी समझ भी चुके हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। द स्की लिफ्ट ब्रोक आफ्टर वी गॉट ऑन टू इट। सो ये क्या है, ये क्लॉज है। द स्की लिफ्ट ब्रोक आफ्टर वी गॉट ऑन इट। हम देख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर का यूज भी हुआ है, तो वो क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, कौन सी वाली कंजंक्शन, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस को यूज किया गया है, तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है। वैसे ये सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे दो क्लॉजेस का यूज किया गया है। अगेंस्ट द वॉल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल जो है नाउन का यूज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रेडिकेट नहीं है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज। नेक्स्ट इज फॉर अ वाइल, व्हाट इट कैन बी, इट इज अ फ्रेज। टुमारो वी विल गो, दिस इज अ क्लॉज। अंटिल द एंड ऑफ द वीक, नहीं समझ में आ रहा पूरा मीनिंग, सो दिस इज अ क्लॉज, सॉरी इट्स अ फ्रेज, अंटिल द एंड ऑफ द वीक। नेक्स्ट, have gone running for an hour.
Have gone running for an hour. What is it? It is the example of phrase only. Before you know it, it will be summer. So this is the example of, you know, actually यहाँ पे दो हैं. So ये clause है. Then identify the subject and verb and determine if it is an independent or dependent clause. So here it is. ये 7 किए थे हमने और इसके बाद हम 8th one कर रहे हैं. Whose aunt rode on the space shuttle? तो ये dependent clause है. His aunt rode on the space shuttle. ये independent है. Where I grew up. ये dependent है. I grew up there या here. This is example of independent. मैं दोबारा से बता रही हूँ. Whose aunt rode on the space shuttle. ये अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं बना रहा है तो ये dependent clause है. His aunt rode on the space shuttle. ये पूरा मीनिंग बना रहा है. So this is the example of independent clause. Where I grew up, not complete meaning. So this is the example of dependent clause. I grew up here. It is the example of independent clause. So with this, I have come to the end of the video. Thank you for watching my video. And after this, we will do different kinds of phrases in detail. And then there will be another video which will be based on the types of clauses that we will do in detail too. So thank you for watching my video. Thank you.